बजे डीडी नेशनल पर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने ईरान इसराइल से जंगबंदी पर अमल करने की अपील की। फरीकैन ने एक दूसरे पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। IDF ने शुमाली इसराइल में हमलों का किया दावा। ईरान ने की दावों की तरदीद। पीएम मोदी ने 100 साल कबल श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान होने वाली बातचीत को विकसित भारत के नजरिए के लिए अहम बताया। गुरु के अफकार और नजरियात को पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम असासा दिया करार। ऑपरेशन सिंधु के दूसरे मरहले के आगाज के साथ ही इसराइल से भारतीयों की वतन वापसी शुरू। ईरान से भारतीयों की बाहिफाजत वापसी का सिलसिला भी जारी। वापस आने वालों ने पीएम मोदी से शुक्रिया का किया इजहार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में वाराणसी में मरकजी इलाकाई काउंसिल की 25वीं मीटिंग। यूपी, MP, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला की शिरकत। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए 2000 करोड़ की दिफाई खरीदारी की मंजूरी। इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट के तरीक़ाकार के तहत 13 मुआहदे तय। कई किस्म के जदीद असलाह की भी होगी खरीदारी। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के 2 अजीम रूहानी और अखलाकी रहनुमाओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के दरमियान तारीखी गुफ्तगू की 7 साला तक़रीबात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इज्तिमा से खिताब भी किया। ये तारीखी गुफ्तगू 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी के सेवागिरी मठ के दौरे के दौरान हुई, जिसमें वे कौम सत्याग्रह, अदम तशद्दुद, छुआछात का खात्मा, निजात का हुसूल, दलितों की तरक्की जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज़ की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री नारायण गुरु के नज़रियात पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम असासा हैं। श्री नारायण गुरु उन लोगों के लिए मशअल राह हैं जो मुल्क और समाज की खिदमत के अज़्म पर काम करते हैं। पीएम ने कहा कि आप सब जानते हैं कि उनका समाज के इस्तेहसाल ज़दा, मसलूम, महरूम तबक़ात से क्या ताल्लुक़ है, और यही वजह है कि आज भी जब वो समाज के इस्तेहसाल ज़दा, मजलूम, महरूम तबक़े के लिए फ़ैसले लेते हैं तो गुरुदेव को ज़रूर याद करते हैं। उन्होंने कहा कि श्री नारायण गुरु एक मजबूत भारत चाहते थे और भारत को बाइख्तियार बनाने के लिए हमें माशी और समाजी पहलू से आगे बढ़ना होगा। ऑपरेशन सिंधु का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों के लिए कोई जगह महफूज नहीं है। श्री नारायण गुरु एक सशक्त भारत चाहते थे। भारत के सशक्तिकरण के लिए हमें आर्थिक, सामाजिक और सैन्य हर पहलू में आगे रहना है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। भारत तेजी से दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। हाल में दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। साथियों, आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है
उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। आगे बढ़ते हैं। इस्राएल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। ताहम इसराइल की जंगबंदी के ऐलान के दरमियान IDF ने ईरान से हमलों का दावा किया था। हालांकि ईरान ने IDF के दावों की तरदीद की है। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर करते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसे इसराइल की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने दोनों ममालिक से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की है। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंगबंदी पर उसूली तौर पर मुआहदा तय किया गया है, जिससे 12 रोज़ा जंग खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने लिखा, सबको मुबारक हो। इसराइल और ईरान ने एक मुकम्मल मुआहदा किया है कि 6 घंटे के अंदर मुकम्मल और जामी जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। ईरान पहले 12 घंटे जंगबंदी की पाबंदी करेगा, फिर इसराइल 24 घंटे के बाद इस तनाज़े पर गौर किया जाएगा। ट्रंप ने दोनों ममालिक की हिम्मत, जहानत और क़ुव्वत बर्दाश्त की तारीफ करते हुए कहा कि ये तनाज़ा बरसों तक जारी रह सकता था और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती एजेंसी के सहमाही इजलास में भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को उजागर किया। इस हवाले से भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि इस वक्त भारत ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास और दीगर इलाक़ाई फोरम्स में हमारी शिरकत हमारी मुसलसल कोशिशों की अक्कास है। India and Afghanistan share a special relationship rooted in civilizational and historical ties. This enduring bond forms the foundation of our close engagement with the Afghan people and shapes our broader approach towards Afghanistan. We believe that international and regional consensus and cooperation on key issues concerning Afghanistan are essential. Accordingly, India is actively engaging with the regional and international parties to promote peace, stability, and development in the country. Our participation in the UN meetings in Doha and other regional forums reflect our ongoing efforts in this direction. India has also been an active participant in the 2 UNAMA working groups on counter-narcotics and enabling private sector in Afghanistan. ईरान और इसराइल तनाज़े की वजह से भारत ऑपरेशन सिंधु के जरिए अपने शहरियों को बाहिफाजत निकाल रहा है। आज भारतीय शहरियों को 2 तैयारों के जरिए इसराइल से निकाला गया। इसराइल से 161 भारतीयों का पहला ग्रुप सुबह 8:30 बजे नई दिल्ली पहुंचा। काबिल जिक्र है कि भारतीय शहरियों को उर्दून के रास्ते इसराइल की सरहद से बाहिफाजत निकाल लिया गया। निकाले गए लोगों का इस्तकबाल वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा पवित्रा मार्गरेटा ने किया। मिस्र के शर्म शेख से तीसरी परवाज़ इसराइल से 268 भारतीयों के साथ भारतीय फ़िज़ाइया का 17C ग्लोब मास्टर तैयारा हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:40 पर दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर एल मरूगन ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। DD न्यूज़ के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने ऑपरेशन सिंधु के तहत मिस्र के रास्ते निकाले गए कुछ मुसाफिरों से बातचीत की। मेरे ठीक पीछे है ये भारतीय वायुसेना का जहाज़ जो अभी अभी शर्म शेख से
इन लोगों को लेकर लौटा है। ये 268 हैं और मेरे साथ एक पापा हैं, उनके साथ उनका छोटा बेबी है। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? इतने बड़े ख़तरे से निकल कर आप आ गए, और क्या आपको उम्मीद थी जल्दी आप सेफली पहुंच जाएंगे? तो हमें बच्चे के लिए बहुत अच्छा सेफ फील हो रहा है, और इतना क्विक एक्शन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, ये तो बहुत अच्छा है। मतलब काफ़ी क्विक हम निकल पाए हैं, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया वाले काफ़ी क्विक निकल गए हैं। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ पर थे? और मैं रखूबत में था, वहाँ पे वाइजमैन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे मैं रिसर्च करता हूँ, और मेरी फैमिली भी मेरे साथ ही थी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अभी हम बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं इंडिया में आके। पूरी फैमिली सेफ आ गई है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के लिए, एयरफोर्स के लिए? एक गवर्नमेंट और एयरफोर्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब इससे क्विक डिसीजन और इतना अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है जो मतलब इंडिया ने लिया इतना जल्दी, और दैट इज़ वेरी गुड फॉर लाइक सबके लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग सेफ़ हैं यहाँ पे, और रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमें लंच डिनर सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया, और बहुत अच्छे से हम लोग आए हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, रास्ता थोड़ा लंबा था क्योंकि इजिप्ट से हमें क्रॉस करना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी मतलब हेल्प की सबने, और बस और हम लोग आगे फाइनली। अभी कैसी फीलिंग है जब आपने लैंड किया है? पहला क्या विचार था जो आपके दिमाग में आया जैसे ये फ्लाइट लैंड हुई? ऑफ कोर्स मतलब इंडिया के लिए ग्रेटफुल है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स, ये तो अच्छा लग ही रहा है, और घर आके भी अच्छा लग रहा है। इंडियन एम्बेसी ने और इंडियन एयरफोर्स ने हमारा पूरा साथ दिया, ये कहना है यहाँ पर पहुँचे 268 लोगों का। आज 3 फ्लाइट्स पहुँच चुकी हैं। पहले 161 यात्रियों को लेकर आई, दूसरी 165 और अब 268। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ईरान इसराइल तनाज़े की वजह से भारतीयों को बाहिफाजत निकालने के लिए हुकूमत हिंद की तरफ से ऑपरेशन सिंधु तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। इसी सिलसिले में मशहद से एक फ़्लाइट आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से निकाले गए भारतीय शहरियों ने भारत पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोदी से इजहार तशक्कुर किया। बड़े उससे कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए, और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। हम प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सर्विस दोनों तरफ से हुई अच्छी, उनकी प्लेन से हुई, इधर सरकार ने बुलाया, बहुत अच्छी खिदमत हुई दोनों तरफ से। अपना इंडिया जिंदाबाद रहना, इसके ही लिए इधर से बहुत मदद मिल गया, उधर से भी मिल गया, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं मिली। बहुत गर्व की बात है कि कभी भी जब कोई देश पर या कहीं भी हमारे नागरिकों पर कोई ऐसी कोई मुश्किल आती है तो हमारी सरकार खड़ी रहती है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजदूत साहब का, स्टाफ का, पूरे का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें मतलब पूरी हिफाजत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम लोग वहाँ से यहाँ अपना इंडिया गवर्नमेंट हम लोग को यहाँ पे लेके आई। बहुत अच्छे से हम लोग आए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं आने में नहीं हुई हम लोग को। अभी हालात तो वहाँ पे अच्छा नहीं है, पर हम लोग जहाँ भी थे हम लोग वहाँ पे सेफ थे। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत खुशहाली हुआ, बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ आने के लिए बहुत बेचैनी हो रहा था, यहाँ पहुँच कर बहुत खुशहाली हुआ। आगे बढ़ते हैं। मरकजी जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग आज वाराणसी में मरकजी वजीर दाखिला और ताउन अमित शाह की सदारत में हो रही है। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव, उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही इन चारों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, नीति आयोग के नुमाइंदे, बैन रियासती कौंसिल के अरकान और दीगर सीनियर अफसरान भी मीटिंग में मौजूद हैं। मीटिंग में इलाकाई सलामती, तरक्की, सेहत, इंतजामी तालमेल और रियासतों से मुताल्लिक़ खुसूसी मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मीटिंग का एहतमाम वजारत दाखिला के तहत बैन रियासती कौंसिल सेक्रेटरीट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश के ताउन से किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 25 से 26 जून 2025 तक चीन के शहर चेंगडाओ में मुनक़िद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग के दौरान वज़राए दिफा के दरमियान इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन सलामती, इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों और SCO के रुकन ममालिक की वज़ारत दिफा के दरमियान ताउन समेत कई उमूर पर बातचीत की तवक्को है। इसके अलावा राजनाथ सिंह आलमी अमन इस्तेहकाम और सलामती पर भारत का नज़रिया पेश कर सकते हैं।
इसके साथ ही वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर देंगे और तवक्को है कि वो शंघाई ताउन तंजीम के अंदर मजीद तिजारती, इक़्तिसादी ताउन और राब्तों के लिए कशीदगी को हल करने पर बातचीत करेंगे। वज़ीर दिफा चीन और रूस समेत बाज़ शराकतदार ममालिक के अपने हम मनसबों से भी दो तरफ़ा उमूर पर बातचीत करेंगे। NSA अजीत डोभाल ने रूसी सलामती कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेंटिकोटोव से मुलाकात की। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरियों की 20वीं मीटिंग के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में दो तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान दोनों फ़रीक़ ने बाहमी दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। इसी वक्त रूस की सलामती कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि वो स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए जल्द ही रूस में NSA डोभाल का खैर मक़दम करने के मुंतज़िर हैं। वज़ारत दिफा ने मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत को बढ़ाने के लिए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी के मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म के तहत 13 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। दहशतगर्दी से लड़ने के लिए हालात से मुतालिक आगाही, फायर पावर और फौज की नकलो हरकत को बढ़ाने के लिए फास्ट ट्रैक मोड के जरिए इमरजेंसी खरीदारी की गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने 13वें पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। भारत और बैरून मुल्क तमाम पासपोर्ट अफसरान को अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की रहनुमाई में आपकी काबिल सताइश कोशिशें सफ़र को आसान बनाने, आलमी काम की जगह तक रसाई को गहरा करने और शहरियों को बाइख्तियार बनाने में मुआविन हैं। एस जयशंकर ने एक साबिक़ पोस्ट में कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 और ई पासपोर्ट के तारुफ के साथ टीम MEE पासपोर्ट खदमात की बरवक्त शफाफियत और रसाई को मज़ीद बेहतर बनाने के अपने अज़्म का इयादा करती है। जयशंकर ने कहा, पिछले 11 सालों में अवामी खदमात की फरहमी में बड़ी तब्दीली आई है। 2014 में सिर्फ 91 लाख पासपोर्ट थे। हम 2024 में 1.46 करोड़ पासपोर्ट तक पहुंच चुके हैं। भारत ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करने का हदफ मुकर्रर किया है। सिकल सेल एनीमिया की तहकीक और इलाज के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 2022 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ICMR NIIS के नाम से एक इदारा कायम किया है, जहां एनीमिया की जांच के अलावा इलाज की सहूलत भी मौजूद है। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता एक साल में यहां 1200 से ज़्यादा मरीज़ों का इलाज किया जा चुका है। ये इदारा कैसे काम कर रहा है, हमारे नुमाइंदे योगेश शीतल ने इस पर NIIS की डायरेक्टर डॉक्टर मनीषा मडकेकर से खुसूसी बातचीत की। हमारे साथ मनीषा मडकेकर मैम हैं, जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं। मैम, जब से ये इस्टेब्लिश हुआ है 2022 से अब तक का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है यहाँ के लोगों का? पेशेंट दूर दूर से आते हैं टेस्टिंग के लिए और काउंसलिंग के लिए, और अभी हमारे कम्प्रहेंसिव केयर क्लिनिक जो है, जिसमें हम इन पेशेंट को रेगुलर मॉनिटर करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, उनकी हाइड्रोक्सीयूरिया थेरेपी देते हैं और स्पेशलिस्ट से उनकी जांच कराते हैं। इनसे हमारा रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है और लास्ट एक साल में 1200 से ज़्यादा रोगियों ने यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा लिया है। जो हाइड्रोक्सीयूरिया थेरेपी है किस तरीके से काम करता है, और जो पेशेंट आते हैं उनको क्या जो सिकल सेल एनीमिया है, क्या उनको इसके बारे में जानकारी है, या यहाँ पे जब आते हैं तब उनको इसके बारे में जानकारी मिलती है? क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कई मरीजों से हमने बात की तो उनके लिए पहली बार ऐसा कुछ था। सिकल सेल एनीमिया के लक्षण कॉमन रहते हैं, एनीमिया होना, रक्त की कमी होना, हाथ पैर में दर्द करना, दर्द के दौरे होना, सांस फूलना, तो वो लक्षण ऐसे है जो कोई भी डॉक्टर के पास जाके छोटी मोटी दवाई लेके ठीक हो जाते हैं टेम्पररीली, लेकिन बार बार होते हैं। तो बहुत लोगों को ये बीमारी के बारे में पता नहीं होने से उसका टेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन अभी हम लास्ट 2 साल में ऐसे देख रहे हैं कि इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस अभी बढ़ रही है
पेशेंट्स खुद आके टेस्टिंग के लिए आगे आते हैं, फैमिली की टेस्टिंग जांच कराते हैं और ट्रीटमेंट के लिए भी रिस्पांस हाइड्रोक्सी यूरिया के लिए अभी बहुत बढ़ रहा है। हाइड्रोक्सी यूरिया अगर नियमित रूप से लेते रहे तो काफ़ी सारे हद तक कम हो जाते हैं और कोई पेशेंट्स को 1 साल 2 साल में हॉस्पिटल में आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये दवाई ऐसी है जिसको आपको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम दूरदर्शन से बात करने के लिए। तो ये थी यहाँ की निदेशक मनीषा मैम जो कि बता रही थी कि क्या क्या जो है स्टेप्स अभी और लिए जाने चाहिए, कितना अवेयरनेस किस तरीके से एग्रेसिवली लोगों के बीच में किया जाना चाहिए और किस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है 2047 तक उसको किस तरीके से हासिल किया जा सकता है। अपने सहयोगी ललित के साथ मैं विष्णु कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र। और रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी जामिया मिलिया इस्लामिया ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 7 फॉरेस्ट सर्विस, 6 सूबाई व दीगर मरकज़ी इम्तहानात कामयाब होने वाले 32 उम्मीदवारों के एजाज़ में FTK CIT हॉल जामिया मिलिया इस्लामिया में एक तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने की। काबिल ज़िक्र है कि RCA जामिया से 32 उम्मीदवार UPSC इम्तहान 2024 में मुंतखब हुए हैं। 32 में से 12 उम्मीदवार तालिबात हैं। केरला के टॉपर अल्फ्रेड थॉमस को 33वां रैंक मिला है, जबकि महाराष्ट्र से IAS होने वाली अदीबा अनम अशफाक अहमद को 142वां रैंक हासिल हुआ है। 15 मुंतखब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में से 7 मुंतखब हुए हैं, जिनमें RCA की खातून उम्मीदवार अनुषा रिजवी ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 22वां रैंक हासिल किया है। और विदर्भ की राजधानी मिथिला एक बार फिर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रही है। अयोध्या की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी में सीता माता का एक अजीमुशान मंदिर बनने जा रहा है। सीतामढ़ी के पनोरा गांव को जनक नंदिनी सीता की जाए पैदाइश समझा जाता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मंदिर के मुजवज़ा डिज़ाइन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। माता सीता की जाए पैदाइश पनोरा धाम में एक अजीमुशान मंदिर की तामीर के लिए मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है। ये मंदिर अयोध्या में बनाए गए रामलला मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा। मंदिर की तामीर को लेकर लोगों में जोश का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि मंदिर की तामीर के बाद मुल्क और बैरून मुल्क से करोड़ों अकीदतमंद यहाँ आएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने भी मंदिर के मुजव्वजा डिजाइन को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिस तरह मंदिर का स्थापना अयोध्या में किया गया जन्म स्थान पर, उसी तर्ज पर बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा। केंद्र और बिहार डबल इंजन की सरकार अयोध्या की तरह सीतामढ़ी में भी अयोध्या के तर्ज पर एक नए भव्य मां जानकी का मंदिर बनेगा और तब भगवान राम अपने ससुराल आएंगे। मरकजी हुकूमत ने पनोरा धाम की तरक्की के लिए 500 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है, जबकि रियासती हुकूमत ने 72 करोड़ रुपए दिए हैं। मंदिर की तामीर के लिए इर्द गिर्द की 50 एकड़ अराजी हासिल की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया गया है ताकि तामीराती काम में आसानी पैदा हो। पनोरा धाम में 52 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके और यह अयोध्या में मंदिर बनते, तेने मंदिर जो है पनोरा धाम में मैया सीता के बनते। पनोरा धाम बिहार के कई बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये पटना हवाई अड्डे से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जबकि करीब तरीन हवाई अड्डा दरभंगा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से इसका फासला तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, जिस भव्यता का और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हुआ है, हम चाहते हैं, मेरी पहले से मांग रही है और मुझे विश्वास है कि जो मेरी मांग रही बहुत जल्दी फलीभूत होगी कि माँ सीता की धरती पर भी उसी तरह की माँ सीता की भव्य मंदिर बने। बिहार के लिए विकसित सीतामढ़ी का भी होना जरूरी है, इसलिए कि अयोध्या की तरह इनको बनाना है और अयोध्या की तरह चारों दिशाओं में इसको सजा करके पर्यटन का क्षेत्र हो या व्यवसाय का क्षेत्र हो, सभी दृष्टिकोण से इसको विकसित करना है।
बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात भी होने वाले हैं। इस नुक्ते नज़र से सीएम नीतीश कुमार के इस ऐलान को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ मंदिर की तामीर से इलाके में रोजगार और बुनियादी ढांचे की तरक्की होगी, तो वहीं दूसरी तरफ इंतखाबात में इसका फायदा एनडीए को हासिल होगा। सीतामढ़ी से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।